वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आई होप कि सॉफ्टवेयर की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट मॉड्यूल होती है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है। exe की फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इसी तरीके से हम लोग ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कशन किया था, जहां पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक टाइप में डिवाइड किया था, और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यूटिलिटी, जहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट था, सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया था। साथ ही साथ अलग तरीके की कैटेगरीज भी हम लोग ने देखी थी, जहां पर आपका फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, मैलवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, इन सब के बारे में भी डिस्कशन हम लोग ने किया था। नैगवेयर और एनॉयवेयर के बारे में भी डिस्कशन हम लोग ने कर लिया था। साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने ये भी चर्चा करी थी कि जिस समय हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उस समय बग्स देखने को मिलती हैं, एरर देखने को मिलती हैं, और वो एरर हमारी तीन तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी एरर थी? पहला था सिंटैक्स एरर, दूसरी थी आपकी रन टाइम एरर, और तीसरी थी सिमेंटिक एरर। और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप समझ गए। यानी सिंटैक्स एरर आपकी वो एरर है जो कंपाइल टाइम में जनरेट होती है। रन टाइम एरर वो एरर कहलाती है जो इंटरप्रेटर के द्वारा डेवलप होती है, जनरेट होती है। और लास्ट थी आपकी दैट इज सिमेंटिक एरर, और ये वो एरर है जिसे हम लोग कई बार फेस करते हैं इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है ना, अगर हम रॉन्ग इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? रॉन्ग होगा, तो गलत आउटपुट शो करती है, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ एरर। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला होता है ना, उसे प्रोग्रामर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के केस में अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में काउंट की जाती है। यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इन तीन तरीके के ट्रांसलेटर्स का यूज देखा जाता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के केस में सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ही इस्तेमाल होता है, और लो लेवल लैंग्वेज के केस में असेंबलर का यूज होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, जहां पर कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा था, और वहीं इंटरप्रेटर भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा था। बस मेन डिफरेंस जो था वो क्या था कि कंपाइलर के केस में ऑल एट वंस डीबग हो रहा था, और इंटरप्रेटर के केस में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट या डीबग किया जा रहा था। वहीं ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। हैव अ लुक। वेरी गुड। सो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। देखिए, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद में जब हमें एक लेवल का सेटिस्फैक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए सिंपल स्टेप्स हैं, जिनमें कोई भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से सॉफ्टवेयर में होने वाले जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, ये जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो एल्गोरिथम है। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट होता है। तो अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर बना के दिखाएं या डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें, है ना, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से? क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट? लेट्स हैव अ लुक।
सबसे पहले एल्गोरिथम, इट इज अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जैसे बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि एल्गोरिथम क्या होती है, जैसे चाय बनाने की एल्गोरिथम है ना, हाउ टू मेक अ टी, हाउ टू मेक अ कॉफी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप 1 में ये किया, फिर स्टेप 2 में ये किया, फिर स्टेप 3 में ये किया, एंड 4 ये, 5th ये, और फाइनल ये स्टेप है ना। तो वही है हमारी एल्गोरिथम। इट इज अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही क्या है? एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर 3 मेन पर्पसेस। नंबर 1, कैलकुलेशन पर्पज से, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और ऑटोमेटेड रीजनिंग के सेंस में। कहाँ कहाँ? कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेटेड रीजनिंग के सेंस में एल्गोरिथम का हम लोग यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां भी एल्गोरिथम का ही यूज होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर डेटा स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए एल्गोरिथम का ही सहारा लिया जाता है। इंटरनेट पर या सॉफ्टवेयर की दुनिया में कुछ भी बिना एल्गोरिथम के नहीं होता है ना। जैसे गूगल में जितनी भी सर्च हो रही है वहां पर भी एल्गोरिथम है। हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसकी भी अपनी एल्गोरिथम है। जैसे हम लोग गूगल पे जो भी सर्च करते हैं वही सेम सर्च हम लोग को फेसबुक पर भी दिखाई देती है, यानी वही सर्च का जो रिजल्ट है ना वो फेसबुक पे भी दिखाई देता है, और हमें इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई देता है। रीजन एल्गोरिथम है, राइट। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं। इन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट आर यूज्ड। तो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में एल्गोरिथम लिखी होती है। एल्गोरिथम इज इजी टू डीबग। इसको डीबग करना यानी इसमें जो एरर है उसको रिमूव करना काफी आसान है ना। और रीजन भी है क्योंकि इंग्लिश के फॉर्म में होती है, और कोई भी बग अगर इसमें आ गई तो हमें बस खाली स्टेप में एडिटिंग करनी है, दैट्स इट। एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्गोरिथम में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती है, जबकि फ्लो चार्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स ना। फ्लो चार्ट में हमें रूल्स, रेगुलेशंस और वहां पर अलग अलग तरीके के इमेजेस का यूज हम लोग करते हैं है ना, अलग अलग फ्लो लाइंस का यूज करते हैं फ्लो चार्ट के केस में। एल्गोरिथम इज द स्यूडो कोड फॉर द प्रोग्राम। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा जाता है। डैश इज द स्यूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्यूडो कोड यानी एक तरीके से ब्लूप्रिंट क्या कहा जाता है? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एल्गोरिथम, राइट। नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने आ चुके हैं, और इनके आंसर्स आपको यहां पर देने हैं है ना। तो पढ़िए इन तीनों ही क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा एल्गोरिथम के सेंस में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम रिटन बाय। दुनिया की जो सबसे पहली एल्गोरिथम थी इसको किसने लिखा? नंबर 1, फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के फाउंडर कौन है? नेम एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेस इन देयर सर्च इंजन, है ना। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो आप जानते हैं दुनिया की जो सबसे पहली एल्गोरिथम है ना, वो किसने लिखी? लेडी अगस्टा जी के द्वारा। एडा अगस्टा है ना, जिनके द्वारा लिखी गई। और ये मदर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज हैं, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वो हैं एडा लवलेस, या लेडी एडा अगस्टा के नाम से भी इनको जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा एडा लवलेस, फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के फाउंडर कौन है? तो यहां पर काफी बड़ा नाम है, और आंसर है मोहम्मद इब्न मुअस्सा अल ख्वाज़मी, है ना। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम रिटन बाय और फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेम एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेस इन सर्च इंजन। गूगल के द्वारा जो एल्गोरिथम यूज होती है सर्चिंग एल्गोरिथम, वो कौन सी है? तो आंसर है दिस इज कॉल्ड पेज रैंक। दिस इज कॉल्ड पेज रैंक, ठीक है, वेरी गुड।
पेज रैंक इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने आ चुके हैं। व्हाट इज द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है? विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ ग्राफ, यानी वो एल्गोरिथम कौन सी है जिसके थ्रू आप शॉर्टेस्ट पाथ का पता लगाते हैं। जैसे नेटवर्किंग के केस में है ना, सबसे पहले डेटा पहुंच जाए तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का यूज हम लोग करते हैं। और फेसबुक के द्वारा यूज की जाने वाली एल्गोरिथम कौन सी है? तो अगेन 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, बताइए। फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है बाइनरी एल्गोरिथम, है ना, या बाइनरी सर्च भी इसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है। दैट इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। अब बाइनरी ट्री के फॉर्म में ये काम करती है ना, एक ट्री अप्रोच होती है जहां पर पेरेंट टू चाइल्ड अप्रोच ये कही जाती है ना, बाइनरी सर्च। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ ग्राफ, ग्राफ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है? तो आंसर है डायनेमिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक, किसका यूज करते हैं? डायनेमिक एल्गोरिथम का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, फेसबुक के द्वारा यूज की जाने वाली एल्गोरिथम का नाम बताइए, और आंसर है एज रिंग। तो गूगल की आपकी हो गई पेज रिंग, और फेसबुक की कौन सी हो गई? एज रिंग। क्लियर है? वेरी गुड, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, गूगल की एल्गोरिथम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूरी है एक बार जान लेना। देखिए, गूगल अपनी एल्गोरिथम को अपडेट करता रहता है, और गूगल की जो सबसे फेमस एल्गोरिथम रही है ना आज तक, उनके नाम भी एक बार याद रखिएगा। पांडा गूगल की है, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजियन, फ्रेड, ये सभी एल्गोरिथम किसकी हैं? गूगल की हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एल्गोरिथम ऐसी है जो गूगल की नहीं है, या इनमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल गूगल करता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये आपको मदद करेगा। तो पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजियन और फ्रेड, ये नाम आपको यहां पर याद रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यहां पर एल्गोरिथम क्या होती है, यानी उसके लिए कोई भी रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रूल्स। दूसरा, हम लोगों ने यह समझा कि एक सेट ऑफ लाइंस होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग एल्गोरिथम होती है, जिसके बारे में हम लोग ने देखा। फास्टेस्ट कौन सी होती है? तो बाइनरी सर्च होती है। अब फ्लो चार्ट क्या है? तो वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। हैव अ लुक, देखते हैं। So a flowchart is a graphical representation of an algorithm. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का क्या कहा जाएगा? फ्लो चार्ट। इट मेक यूज ऑफ सिंबल्स, यहां पर सिंबल्स का यूज होता है, विच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। तो जैसे डिसीजन बॉक्स है ना, तो वो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, यस या नो। या फिर पैरेललोग्राम है जो प्रोसेसिंग के लिए मदद करता है ना। या फिर इनपुट आउटपुट बॉक्स है जहां से आप इनपुट और आउटपुट पर प्रोसेस करते हैं, यानी इनपुट करते हैं और आउटपुट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट किसका यूज करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं, या कह सकते हैं बॉक्सेस का यूज करते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट फॉलोज रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, है ना। यही एक मेन डिफरेंस है कि फ्लो चार्ट में रूल्स का यूज होता है, जबकि एल्गोरिथम में कोई भी रूल्स का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं आपको, नेम दिए गए इनके, और इनके फंक्शंस के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है स्टार्ट या एंड। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लो चार्ट की जो शुरुआत है ना, वो इसी ओवल से होती है, और एंड भी इसी ओवल से ही होता है। तो यूज टू मार्कअप द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। एरोस का यूज करते हैं कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्वाइंट करने के लिए किसी दो पार्टिकुलर प्रोसेसेस को। इनपुट और आउटपुट एज अ पैरेललोग्राम शो होता है, यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे प्रोसेस की जाती है इंफॉर्मेशन,
है ना। और यहाँ फाइनली अगर हम देखें प्रोसेसिंग बॉक्स में, तो यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल स्टेप, जो हम स्टेप मेंशन करते हैं वो इस प्रोसेस बॉक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में यूज होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मतलब कि एग्री या डिसएग्री, यस या नो, है ना। अगर यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा। तो इस केस में हम लोग डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। तो यूज फॉर ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग। तो ये तो हो गए फ्लो चार्ट के सिंबल्स, इनके फंक्शन और इनके नेम्स। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बाद अभी इनके क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे, है ना। पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, फिर उसके बाद एमसीक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उस पर भी डायरेक्ट चर्चा होगी विद ऑप्शंस। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर। देखिए, सॉफ्टवेयर की बात करें और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात ना करें, है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर, है ना। वैसे तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही बात है। जब हम लोग मोबाइल की बात करते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन कह देते हैं, और नॉर्मल सेंस में हम लोग सॉफ्टवेयर कह देते हैं। और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना, ये सॉफ्टवेयर ही है। तो प्रोग्राम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी जब भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है किसी के पास, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम बनने के लिए आया है। तो क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस से ट्रीट किया जा रहा है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस लाइसेंसिंग। ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली तीन चीजों का कलेक्शन होता है, एक प्रोग्राम यानी जिसमें कोडिंग होती है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि ये कब बनना शुरू हुआ, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या क्या है, डिमांड क्या है, जो बनवा रहा है हमसे उसकी क्या डिमांड है इसको लेकर, है ना, ये सब हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। और ये एक कॉपी जो बना रहा होता है प्रोग्रामर उसके पास में होती है, और दूसरी कॉपी होती है जिसने डिमांड करी है ना, जो कस्टमर है हमारा उसके पास में होती है, ताकि वो लास्ट टाइम में ये ना कह पाए कि हमने तो ये चीजें भी बताई थी, है ना। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और लास्ट में है लाइसेंस यानी यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, जो हम लोगों ने कल देखा भी था। तो लाइसेंस का होना क्यों जरूरी है, लाइसेंस का होना इसलिए जरूरी है, और लाइसेंस होता क्या है, यूजर और पब्लिशर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए तो वहां पर एक लाइसेंसिंग हो, कॉपीराइट का ऑप्शन हो, जिससे कि कोई दूसरा उस पर कॉपीराइट यानी उसको यूज भी ना कर पाए, है ना, सेम सोर्स कोड को। और दूसरी बात ये कि कोई इसके अगेंस्ट क्लेम भी ना कर पाए। इसलिए प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग तीनों का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर के केस में। नेक्स्ट देखिए, अब सॉफ्टवेयर में यहां पर बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसडीएलसी। अब आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि एसडीएलसी में टोटल जो फेजेस होते हैं वो कितने होते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कैंडिडेट इसी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, बताइएगा। 6 स्टेजेस, 7 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, 9 स्टेजेस, है ना, या ऑल ऑफ दीज, बताइए। वेरी गुड। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि एसडीएलसी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 7 मेन स्टेजेस की हम लोग बात करते हैं। कितनी स्टेजेस गाइस, 7 स्टेजेस की यहां पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वहां पर 8 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। वाटरफॉल मॉडल से बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो वहीं से ही आया, है ना। तो पहले वाटरफॉल मॉडल जो है वो काफी फेमस हुआ, जिसमें 8 स्टेजेस थी। और एसडीएलसी जो आगे चलकर उसमें एडवांसमेंट हुआ, है ना, उसमें जो स्टेजेस थी वो कितनी थी, 7। बात करेंगे इस पर भी, हैव अ लुक।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एसडीएलसी मॉडल्स और मेथोडोलॉजीज पर, है ना। तो मॉडल्स और मेथोडोलॉजीज का क्या मतलब है ये भी समझते हैं। इससे पहले कि हम लोग एसडीएलसी पर बात करें, स्टेजेस पर बात करें, कितने तरीके के मॉडल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, है ना, इस पर जरा एक बार फोकस करते हैं। और ये है 6 मॉडल, 6 मेथोडोलॉजीज। क्या क्या है? सबसे पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है वी शेप मॉडल, फिर है आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, बिग बैंग मॉडल और एजाइल मॉडल। तो टोटल मॉडल्स या मेथोडोलॉजीज कितनी है? 6। इनका मतलब क्या है इसको भी जरा समझते हैं। वाटरफॉल मॉडल, वैसे तो देखिए ये बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं अपने में, है ना, लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसी को हमने कंपाइल करके आपको रिप्रेजेंट किया है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एसडीएलसी का सबसे पुराना मॉडल कौन सा है, तो आप कहेंगे वाटरफॉल मॉडल है। वी शेप मॉडल का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, जहां पर सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाए, वैलिडेट किया जाए, और टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर टेस्टिंग फेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, वो है आपका वी शेप मॉडल। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो आप लगाएंगे वी शेप मॉडल। और टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना और वैलिडेट करना किसी भी चीज को। आइटरेटिव मतलब होता है नंबर ऑफ आइट्रेशंस, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स। तो रिपीटेड साइकिल की बात हो तो आइटरेटिव मॉडल है। स्मॉलर पोर्शन एट अ टाइम, इंक्रीमेंटल की बात हो, है ना, तो भी आपका आइटरेटिव मॉडल है। यानी आइटरेटिव मॉडल दो तरीके के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला है रिपीटेड साइकिल और दूसरा है स्मॉलर पोर्शन एट अ टाइम, यानी इंक्रीमेंटल। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, आइटरेटिव का मतलब क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। आप क्या करेंगे? आप बार बार चेक करेंगे हर एक स्टेप पर क्या ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है या नहीं। यानी आइट्रेशन करेंगे, रिपीट करेंगे अपनी चीज़ों को और चेक करेंगे कि पहले वाले स्टेप में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। फिर आप दूसरे स्टेप पर पहुंचेंगे, पहले और दूसरे स्टेप को मिलाकर आप चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। फिर आप तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे, पहले दूसरे तीसरे स्टेप को मिलाकर आप चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं। तो ये है आइट्रेशन। स्मॉलर पोर्शन एट अ टाइम मतलब एक समय पर हमने एक ही पोर्शन को चेक किया, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंक्रीमेंटल और आइट्रेटिव। नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल डील करता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। यानी अगर कहीं भी क्वेश्चन में रिस्क की बात हो, रिस्क मैनेजमेंट की बात हो बेसिकली, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पाइरल मॉडल। फिर है आपका बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल कहता है नो एनी प्रोसेस प्लस इनपुट। इनपुट में मनी और एफर्ट को एज ए इनपुट ट्रीट करता है और आउटपुट में ट्रीट करता है मे नॉट एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। बहुत ध्यान से जरा इसको समझिएगा। बिग बैंग मॉडल को काफी बार पूछा जाता है। पहला है नो एनी प्रोसेस, यानी इसका कोई एक फिक्स प्रोसेस नहीं है, नंबर 1। प्लस बिग बैंग मॉडल में जो मेन इनपुट हम देते हैं वो किस पर, यानी जो हमारा इनपुट होता है, जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? पहला मनी, कि सामने वाला जो कस्टमर है वो कितना एक्सपेंस कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एफर्ट देते हैं, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर वो कम बजट का सॉफ्टवेयर चाहता है तो हमें भी क्या करना होगा? उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, राइट। अगर उसे काफ़ी कॉस्टली बनवाना है, उसे काफ़ी अच्छा डायनेमिक सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, तो उसमें एफर्ट्स भी उतने ही ज़्यादा लगेंगे, नो डाउट। आउटपुट के फॉर्म में क्या दिया हुआ है? मे नॉट एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी आउटपुट में कह रहा है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं इनपुट पर कि मनी कितना दिया हुआ है और एफर्ट कितने लगाने हैं, है ना। और आउटपुट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, है ना। आउटपुट पे फोकस का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार सॉफ्टवेयर बनाना है, नो नॉट एट ऑल। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी मनी एंड दी एफर्ट। लास्ट है आपका एजाइल मॉडल। ये आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल का कॉम्बिनेशन है और साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मॉडल है या मेथोडोलॉजी है जिसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन सुप्रीम है ना। तो आंसर क्या बनेगा? एजाइल मॉडल वो मॉडल है जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ में आया?
एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, पहले वेरिफिकेशन होगा या पहले वैलिडेशन होगा। देखिए इसकी बात ही नहीं हो रही है ना, कि पहले वेरीफाई हुई या पहले वैलिडेट हो, क्योंकि हम यहाँ पर एसडीएलसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि वी शेप मॉडल में हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को वेरीफाई भी करना होगा, है ना, और वैलिडेट भी करना होगा। नो डाउट कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर टेस्टिंग करते हैं, है ना, तो पहले उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं, डेटाबेस में एंट्रीज चेक करते हैं, और फिर उसके बाद वेरीफाई हो जाता है ना। नो डाउट यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम इस स्टेप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गए? तो अब एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्या क्या समझा हम लोगों ने। वाटरफॉल मॉडल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना, वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बताता है ना। और आप जानते हैं इस दुनिया में कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है, कमियां सब में होती हैं। लेकिन वाटरफॉल मॉडल कहता है ना ना, एक बार जो काम कर लिया फिर उसके बाद उस पर लौट कर नहीं आना है ना। ये है वाटरफॉल मॉडल। जैसे पानी गिरता है ना, वाटरफॉल, तो क्या वो दोबारा, मतलब जैसे जब पानी गिरता है तो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो होता है ना, वो एवोपरेट हो जाता है बाद में, वो एक अलग बात है ना। लेकिन रियल टाइम पे वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, है ना, बाद में वो एवोपरेट होके, आप जानते हैं वो साइंस उसमें लगती है, तब वो जाकर क्या होता है, अपने हीट के फॉर्म में वो वेपराइज होके ऊपर जाता है ना। लेकिन वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है, कहता है हर एक स्टेप सॉफ्टवेयर का कंप्लीट है। एक बार जैसे ही हम किसी भी स्टेप को कंप्लीट करेंगे, किसी भी स्टेज को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम उस स्टेज पर वापस नहीं आएंगे। क्या ये हो सकता है? सोच के देखिए, है ना। आपने प्लानिंग करी, उसके बाद एनालिसिस किया, रिक्वायरमेंट पर आए, उसके बाद आप कोडिंग करने लगे, है ना। आपने सोचा कि कोडिंग नहीं प्रॉपर नहीं हो रही है, प्लानिंग में फिर से चेंज करें, है ना। तो ये चेंजेस तो होते रहते हैं। लेकिन वाटरफॉल मॉडल कहता है ना 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 ना, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। समझ गए इस बात को? वी शेप मॉडल क्या है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिंग पर फोकस। आइट्रेटिव मॉडल क्या है? आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल पर फोकस। स्पाइरल मॉडल क्या है? रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस। बिग बैंग मॉडल क्या है? नो एनी प्रोसेस, इनपुट पर फोकस और इनपुट पर ही फोकस, यानी आउटपुट से कोई मतलब नहीं। एजाइल मॉडल क्या है? एजाइल मॉडल बहुत हद तक आइट्रेटिव मॉडल को भी फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं एजाइल में आइट्रेटिव भी आ गया है। लेकिन आइट्रेटिव के साथ में, इंक्रीमेंटल के साथ में यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है, और ये है आपका एजाइल मॉडल। तो आई होप सो कि ये 6 जो आपके मॉडल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर द टर्म एसडीएलसी वॉज कॉइन्ड बाय, यानी पापा कौन है एसडीएलसी के? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो आंसर है विंस्टन डब्ल्यू रॉयस। डब्ल्यू डब्ल्यू रॉयस इज नोन एज दी, आपको एग्जाम में डब्ल्यू डब्ल्यू रॉयस के फॉर्म में मिलता है, इज नोन एज दी फाउंडर ऑफ एसडीएलसी। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। 1970 में एसडीएलसी टर्म दिया गया, और वाटरफॉल मॉडल को भी किसने दिया? विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने ही वाटरफॉल मॉडल को भी दिया है। तो वाटरफॉल मॉडल वॉज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। जैसे कि अभी हमने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस मॉडल है, ये सबसे पहला मॉडल है। लाइनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है, यानी लीनियर अप्रोच को ये फॉलो करता है। इन दिस मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन, है ना। जो अभी हम लोग ने बात की थी कि पहले वाला फेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वापस लौट कर हम उस पार्टिकुलर स्टेज पर नहीं जाएंगे, है ना। तो एक बार अगर हम सेकेंड स्टेज पर आ गए तो फिर फर्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। नो ओवरलैपिंग इन दी फेजेस। ओवरलैपिंग का मतलब कि थर्ड से सेकेंड, थर्ड से फर्स्ट स्टेज, है ना, या फिफ्थ से सेकेंड स्टेज, ऐसे हम लोग ओवरलैप नहीं कर सकते। क्लासिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की क्या है? एकदम क्लासिक अप्रोच है ना, नथिंग इज क्लासिक। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन वाटरफॉल मॉडल? तो अभी हमने बताया था कि वाटरफॉल मॉडल की अगर बात होगी
तो वहां पर 8 स्टेप्स आपके इंक्लूड होंगे, है ना। और ये 8 स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला है कॉन्सेप्शन, दूसरा है इनिशिएशन, तीसरा है एनालिसिस, चौथा है डिजाइन, पांचवा है कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन, और फाइनल है मेंटेनेंस। तो यानी वाटरफॉल मॉडल के टोटल कितने स्टेप्स हैं? दीज आर दी 8 स्टेप्स। क्लियर है? तो क्या ये स्टेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वाटरफॉल मॉडल के? ना, कभी नहीं। सिर्फ ये आपसे पूछा जाएगा कि वाटरफॉल मॉडल में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, है ना। लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको लग जाए, अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन भी यहां से बन जाए कि पहले स्टेप कौन सा होता है, सेकंड स्टेप, है ना। तो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है कि पहला स्टेप या दूसरा स्टेप कौन सा है। एसडीएलसी के केस में ये जरूर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द थर्ड स्टेज इन एसडीएलसी, है ना। लेकिन वाटरफॉल मॉडल के केस में ये क्वेश्चन स्टेप में कभी नहीं पूछा गया। नेक्स्ट देखिएगा, वाटरफॉल मॉडल कैन बी यूज्ड व्हेन, कब हम इस मॉडल का यूज करते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स आर नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, देखिए एकदम फेक मॉडल है ना। इसका वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और अगर होता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कोई भी सीरियल शुरू होने से पहले, है ना, ये डायलॉग आपको दिया जाता था पहले के टाइम पर कि इसका वास्तविक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर होता है तो ये मात्र एक काल्पनिक बातें होंगी, है ना, और इसका वास्तविक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है। तो उसी तरीके से वाटरफॉल मॉडल भी है ना, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करती हैं चीजें। रिक्वायरमेंट्स आर नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, कह रहा है ये तब इंप्लीमेंट किया जा सकता है ये मॉडल जब रिक्वायरमेंट चेंज ना हो, है ना। और क्या ऐसा हो सकता है कि रिक्वायरमेंट चेंज ना हो? नेवर एवर। एप्लीकेशन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग, उस केस में इस मॉडल का यूज करेंगे जब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और बिग नहीं है। प्रोजेक्ट इज शॉर्ट, प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, उस केस में इसका यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है ना, यानी कुछ भी एम्बिगुअस नहीं है, कुछ भी वेग नहीं है ना। तो इस केस में रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है तो वाटरफॉल का यूज करेंगे। इन्वायरमेंट इज स्टेबल, कह रहा है हर एक चीज बिल्कुल स्टेबल है ना, जबकि ऐसा होता नहीं। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड आर नॉट डायनेमिक एंड इज स्टेबल, कह रहा है जो टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स हैं, है ना, ये डायनेमिक ना हो, स्टेबल हो, है ना। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आज एक प्रोग्रामिंग की बात होती है, कल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होने लगती है ना। तो टाइम टू टाइम पर अपडेट करना ही पड़ता है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती। रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड ट्रेंड, कह रहा है जो पर्सन हो वो बहुत ही ट्रेंड होने चाहिए इसको यूज करने के लिए। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रोग्रामर हर समय ट्रेंड हो, है ना। तो आंसर है इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि जो प्रोग्रामर है वो हमेशा स्किलफुल ही हमें मिले। लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट्स की बात होती है वाटरफॉल मॉडल पे, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर बात हो रही है एसडीएलसी की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि एसडीएलसी में मेनली कितने स्टेप्स होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं। इसकी मजेदार बात यह है कि बुक्स में आप लोग देखेंगे या कभी कभी नेट पे आप देखेंगे तो आपको 6 स्टेप्स भी मिल जाएंगे, है ना, और 7 स्टेप्स भी मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट के मन में कि एसडीएलसी में आखिरकार स्टेप्स स्टेजेस होती कितनी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हैं, जितने भी, वो सब इसी बात को मानते हैं कि एसडीएलसी में टोटल स्टेजेस कितनी है? 7। हम 6 तब बोलते हैं जब हम मेंटेनेंस स्टेज को अवॉइड कर देते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या मेंटेनेंस स्टेज को अवॉइड किया जा सकता है? जबकि अगर आजकल के टाइम पर सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो मेंटेनेंस है, जहां पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, है ना, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं और जो कमियां हैं उसको दूर करते हैं। तो इसका मतलब कि टोटल जो स्टेजेस होंगी वो कितनी होंगी? 7। इस बात को जरूर याद रखिएगा। पहला पॉइंट, एसडीएलसी की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो हम सब जानते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर विद द हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट, इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने का ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है, जहां पर हम बेस्ट क्वालिटी का कम रेट में
और शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, राइट। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोजेक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं समय समय पर कि कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रिमेनिंग है ना, और इस पे कंट्रोलिंग भी की जा सकती है। इम्प्रूव्ड क्लाइंट रिलेशन, और इन स्टेजेस की वजह से जो क्लाइंट के साथ में रिलेशन होता है, यानी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, क्योंकि काम जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में हो रहा है, तो सामने वाले को भी पता रहता है कि इस टाइम तक इतना काम हो चुका है और हर एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ना। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ एसडीएलसी। लेकिन क्या कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय एसडीएलसी का ध्यान रखा जाता है? तो प्रैक्टिकल आंसर है नो, है ना। कभी भी एसडीएलसी पे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं होता, है ना, क्योंकि ये बुक्स में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने पर, लेकिन प्रैक्टिकल में आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से कि एसडीएलसी पर काम नहीं होता, राइट। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। चलिए फिलहाल हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है, देखते हैं अब इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं, जरा इस पर फोकस करिएगा। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है? प्लानिंग। प्लान करने के बाद सेकंड है एनालाइज करना, फिर है डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और देन मेंटेनेंस। तो प्लान, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय और मेंटेनेंस, ये हैं आपकी शानदार कितनी स्टेजेस? 7 स्टेजेस। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप पहले। एनी क्वेश्चन टिल येट? कोई क्वेश्चन ना हो तो क्लियर लिख दीजिएगा, ऑल क्लियर। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन स्टेजेस का मतलब क्या है, जरा इस पर भी फोकस करते हैं। यानी प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस में किस चीजों पर ध्यान दिया गया है ना, जरा इस पर भी फोकस कर लेते हैं। प्लानिंग मतलब व्हाट डू वी वांट, हमें क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट मतलब व्हाट आर द करंट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्या है जिसके बेसिस पर ये बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर। डिजाइन मतलब हाउ विल वी गेट व्हाट वी वांट, ये कैसे हमें मिलेगा जो हमें चाहिए, है ना, तो ये डिजाइनिंग फेज में चर्चा होगी। डेवलप का मतलब लेट्स क्रिएट व्हाट वी वांट, चलो अब डेवलप ही कर लेते हैं, है ना, जो हमें चाहिए। टेस्टिंग का मतलब डिड वी गेट व्हाट वी वांट, है ना, जो हमें चाहिए था क्या वही मिला, ये हमें टेस्टिंग से पता चलेगा। क्या जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया जा रहा है ना, ऐसा तो था नहीं कि चाहिए कुछ और था और बन कुछ और गया, है ना, तो ये टेस्टर ही बताएगा कि आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। डिप्लॉयमेंट मतलब कि आप इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं उसको। लेट्स स्टार्ट यूजिंग व्हाट वी गॉट, जो मिला है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। और लास्ट है मेंटेनेंस, मतलब लेट्स गेट दिस क्लोजर टू व्हाट वी वांट। मेंटेनेंस मतलब कि समय समय पर उसमें अपडेशन किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए, है ना, उसको और भी ज़्यादा करीब लाया जाए, जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल अप टू दी मार्क हो जाए, है ना, इसके लिए मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं हमारी बेसिकली 7 स्टेजेस। लेकिन इसको हमने डब्ल्यू फैक्टर में पहले देखा, है ना, एग्जैक्टली प्लानिंग में हो क्या रहा है, रिक्वायरमेंट में हो क्या रहा है, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस में आखिरकार हो क्या रहा है ना, ये अभी तक हमें नहीं पता चला। तो ये तो तब आंसर होगा जब हमें व्हाट, व्हेन, है ना, हाउ के फॉर्म में अगर क्वेश्चन देना होगा तब ये हमें मदद करने वाला है। लेकिन एग्जैक्ट इनका काम क्या है ये हमें यहां से पता चलेगा। हैव अ लुक। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कॉस्ट के बारे में, कितनी कीमत लगेगी, हमारे पास क्या वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, क्या ये सॉफ्टवेयर फिजिबल है, क्या ये जो बनने के लिए आया है क्या ये बन भी पाएगा या नहीं।
कोई रिस्क है या नहीं। तो प्लान जब हम करते हैं तो 4 फैक्टर्स पे करते हैं, कॉस्ट, रिसोर्स, फिजिबिलिटी और रिस्क एनालिसिस। रिक्वायरमेंट के केस में स्वॉट एनालिसिस होती है, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस। तो इन चारों पर जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ना, और इसमें नुकसान यानी रुकावट यानी थ्रेट किस चीज से है। डिजाइन में हम बात करते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की, है ना। तो अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़ा भी है, तो यानी ये कौन सा केस है, डिजाइनिंग का। फिर है आपका डेवलपमेंट। डेवलप करने का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि बेसिकली हम कौन से प्लेटफॉर्म पर कोड करने जा रहे हैं, सोर्स कोड हमारा क्या रहेगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा या नहीं होगा, वो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग, ऑब्जेक्ट, इन सबको फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। टेस्टिंग के केस में हम ये कोशिश करते हैं कि बग फ्री हो, है ना। यहाँ पर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो इससे पहले यहाँ पर ट्रबल शूट भी किया जा सकता है, डीबग भी किया जा सकता है टेस्टिंग फेज में ही, है ना। यानी ट्रबल शूट का मतलब अगर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम आई कहाँ पर है ना, इसको देखना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ट्रबल शूटिंग है। डीबगिंग मतलब जो बग आ गई उसको रिमूव करना डीबगिंग है। और टेस्टिंग का मतलब क्या है, बग फ्री और क्वालिटी एनालिसिस, है ना। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि हर एक कंपनी में एक क्यूसी होता है, क्वालिटी चेकर होता है, जो ये चेक करता है, ये क्वालिटी एनालिस्ट होता है जो ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर है या नहीं, है ना। तो ये काम किसका है, क्वालिटी एनालिसिस का या क्यूसी का, क्वालिटी चेक करने वाले का। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फाइनल इंस्टॉलेशन, यानी जहां पर हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए, है ना, जहां पे इंप्लीमेंट करना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और फाइनल मेंटेनेंस क्या है, अपडेशन और अपग्रेडिंग है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अपडेशन और अपग्रेडेशन में क्या अंतर होता है ना। बताइए मुझे कमेंट करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग अ सॉफ्टवेयर, बताइएगा। अपडेशन और अपग्रेडेशन में क्या अंतर है, देखो बहुत ही सिमिलर से वर्ड्स हैं, है ना, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अपडेशन मतलब होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करते हैं, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अपडेटिंग। एग्जिस्टिंग है और उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। अपग्रेडेशन का मतलब है कि पुराने वाले सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए और नए वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया जाए। तो जब हम पुराने वाले सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हैं, नए को इंस्टॉल करते हैं, तो उसे अपग्रेड बोलते हैं। और पुराने वाले में ही अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, है ना, तो वो हो जाता है अपडेटिंग। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, है ना, तो क्या उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। उसके लिए कुछ एमसीक्यूज आपके सामने आ चुके हैं, बताइएगा। अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। टेस्टिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी टेस्टिंग के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना पढ़ा है ना उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। बताइए, सॉफ्टवेयर दैट स्टील और डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो सॉफ्टवेयर जो स्टील और डिस्ट्रॉय करता है कंप्यूटर के डेटा को, उसे हैकिंग बोलते हैं, साइबर क्राइम, क्रिमिनल, फायरवॉल या फिर मैलवेयर। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉल्ड मैलवेयर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, रैंसमवेयर हो गया, ये सब आपका क्या है, मैलवेयर ही। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मैलवेयर कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो मैलवेयर एक सेपरेट टॉपिक है जहां पर हम डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर भी एक तरीके का क्या है, मैलवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है ना, इसलिए यहां पर इसका डिस्कशन चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ मैलवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस, एडवेयर, ट्रोजन, रूट किट्स या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ये सभी आपके मैलवेयर के टाइप्स हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। रूट किट क्या होता है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को ले लेता है उसे हम बोलते हैं रूट किट। जो किसी भी
प्लेटफॉर्म के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस यानी एडमिन राइट्स को ले लेता है ना, दैट इज कॉल्ड रूटकिट। ट्रोजन का मतलब हम समझते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मैलवेयर वी कैन से, है ना, जो क्या करता है, जो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो यूजफुल है लेकिन ऐसा होता नहीं। बाकी एडवेयर हम लोग जानते हैं कि एड के फॉर्म में होता है ना, और वायरस रेप्लिकेट करता है, नॉर्मल सी बात है। एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर यूजर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर और यूजर के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन, यूला, डाउनलोडिंग, EALU या EULA। वेरी गुड, और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? यूला। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इज द करेक्ट वन, यानी ई यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यूला की फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, दैट इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट वन, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द वर्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक्स। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो बैंक में यूज किया जाता है। MS ऑफिस। अब देखो, वर्टिकल सॉफ्टवेयर की बेसिकली यहां पर बात हो रही है, तो वर्टिकल हमने आपको क्या बताया था? वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज होते हैं, जो ऑन डिमांड बनाए जाते हैं, जो निक सॉफ्टवेयर होते हैं या जो टेलर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। और फिनैकल जो है वो आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर है, बैंक के द्वारा यूज किया जाने वाला है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फिनैकल। फिनैकल वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? फिनैकल सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया? एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, ओरेकल या फिर विप्रो? करेक्ट आंसर है यहां पर इन्फोसिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, सो द करेक्ट आंसर है सी, इन्फोसिस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .exe, .bak, .cdr, .pdf, .txt। what is the correct one? Absolutely, and the correct answer is .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। .back किसका होता है? बैकअप सॉफ्टवेयर का, बैकअप फाइल्स का। .bak, CDR किसका होता है? कोरल ड्रॉ का। PDF किसका होता है? एडोब का होता है PDF, है ना, दैट इज PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .txt किसका होता है? टेक्स्ट फाइल का, यानी नोटपैड का होता है .txt। नेक्स्ट देखिए, एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर में जो एरर होती है, जो बेसिकली जो गलती होती है, उसे क्या बोलते हैं? मिस्टेक, बग, डीबग, ट्रबल शूट, या ऑल ऑफ दीज? वेरी इजी, एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज बग, यानी बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो अभी हम लोग ने देखिए डिस्कस भी किया था, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है और उसमें कुछ बदलाव किए जाएं तो यानी ये अपडेशन होगा, राइट। अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर हो जाएगा अपडेशन। अपग्रेडेशन हम लोग जान चुके हैं, यानी डिलीट वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पर, है ना, या अनइंस्टॉल यूज होना चाहिए। अनइंस्टॉल किया जाए या डिलीट किया जाए ओल्डर वर्जन को और न्यू वर्जन को इंस्टॉल किया जाए, है ना, कुछ ऐसा अगर दिया हो तो अपग्रेडेशन हो जाएगा। पैच का मतलब क्या है? ऑनलाइन टूल जो कि डीबग कर रहा है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर है ना, उसको रिमूव कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला सॉफ्टवेयर में टूल, दैट इज कॉल्ड पैच। ट्रबल शूट करने का मतलब क्या है? कि सोर्स का पता लगाना कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहां पर, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रबल शूटिंग। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग दो तरीके की होती है। ट्रबल शूटिंग बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई सॉफ्टवेयर डेड हो चुका है ना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा या जब कोई हार्डवेयर चल नहीं रहा है, बिल्कुल डेड हो चुका है,
फिर ट्रबल शूट करना, जैसे कि पुराने ज़माने में जब टीवी हुआ करते थे, है ना, तो वो बहुत समय के लिए बंद हो जाया करते थे, फिर एकदम से याद आता था चलो उन टीवीज को, उन कैसेट को चलाया जाए। अब वो डेड है मालूम है ना, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च करके, खोल कर लगे रहना उसमें, है ना, रिसर्च करते रहना। आपने देखा होगा कई बार आप लोग भी इन्वॉल्व हुए होंगे, है ना, ऐसी सच एक्टिविटीज़ में कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है लेकिन फिर भी उसको किसी ना किसी तरीके से चलाया जाए, है ना। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। या घर पे कोई पुराना व्हीकल होता है ना, जैसे पहले स्कूटर आया करते थे, तो जनरली जो आपके ग्रैंड पास हैं, है ना, तो वो बहुत जल्दी बेचने नहीं देते हैं सामान को, है ना, जब पुराना है, अनमोल है ना, तो उस केस में ट्रबल शूटिंग ज़्यादा होती है। यानी ट्रबल शूट का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि प्रॉब्लम के सोर्स को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। तो बाकी तो ऑप्शन समझ गए हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल द न्यू वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। पुराने वर्जन को डिलीट कर देना और नए वर्जन को इंस्टॉल कर लेना, अभी डिस्कस भी हो रहा था, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन सी है? चार्ल्स, हरमन, आर्यभट्ट, एडा लवलेस। वेरी क्लियर, दैट इज एडा लवलेस इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर या ऑल ऑफ दीज? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। टू गुड। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? दैट इज प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, मॉड्यूल, मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज? तो सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल, एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ना, पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग या हार्ड डिस्क? तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज मच रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता? तो विच इज द एटमोस्ट इंपॉर्टेंट? सिस्टम, एप्लीकेशन, हॉरिजॉन्टल, ईआरपी और एंटीवायरस? वेरी ट्रू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इज very very essential one, first one is the correct। next question, among these name the utility software। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे यूटिलिटी के दायरे में रखेंगे? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप या ऑल ऑफ दीज? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को इन्हांस करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एंटी डिस्क क्लीनअप, डिफ्रैगमेंट या बैकअप, ये सभी आपके यूटिलिटी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वेरी ट्रू। गुड वन। नेक्स्ट देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बेसिक टास्क क्या है? बूट करने के लिए, सिस्टम फॉर्मेट के लिए, कंप्यूटर स्टोरेज को लेकर, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? वेरी सिंपल, यूटिलिटी इज यूज्ड टू इंक्रीज दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डी इज द करेक्ट वन। वेरी ट्रू। नेक्स्ट वन देखिए, नेम द पर्सन हु डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। वो पर्सन जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे क्या क्या बोलते हैं? इंजीनियर, कोडर, प्रोग्रामर, डीबीए या फिर हैकर? So the person who design a software, that is not called a software engineer, that is called a programmer। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो C is the valid one।
वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, वर्टिकल सॉफ्टवेयर इज, वर्टिकल सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? जो कस्टम हो, निक सॉफ्टवेयर हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो, ऑल ऑफ दीज हो या नन ऑफ दीज हो। तो बहुत ही कॉमन सा है, यानी वर्टिकल सॉफ्टवेयर मतलब निक भी सही है, कस्टम और टेलर्ड भी सही है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी करेक्ट है। तो आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है यहां पर जिसे हम ओपन सोर्स कह सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या इजिली मॉडिफाई हो जाता है, यानी आसानी से बदला जा सकता है? नॉट इजिली मॉडिफाइड, पेड सॉफ्टवेयर, नॉट फ्री सॉफ्टवेयर, नॉट फ्री का मतलब पेड हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो फ्री है और जिसके सोर्स कोड में बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो यानी फ्री तो कहीं दिख नहीं रहा, तो दूसरा क्या है? सोर्स कोड में बदलाव, यानी इजिली मॉडिफाइड इज द करेक्ट वन। तो यहां पर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो होप सो आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट सेशन में आप जरूर पूछिएगा। रिवाइज करते रहिए साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।